साथ अगर आप लार्ज, स्मॉल और मिड कैप कंपनियों के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड्स आपको एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं। पिछले ही साल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मल्टी कैप फंड्स की डेफिनेशन में बदलाव लाए हैं और साथ ही में इसमें निवेश की सीमा को फिक्स कर दिया है, यानी कि लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, इसमें 25-25% ही वो निवेश रहना चाहिए। पहले क्या होता था, इन फंड्स में लार्ज कैप की तरफ ज्यादा झुकाव होता था, लेकिन अब इस नए डेफिनेशन के साथ मल्टी कैप बाजार में है और कोटक जो सबसे बड़ी और हिट फ्लेक्सी कैप फंड लेकर आई थी, उनका मल्टी कैप भी बहुत अच्छा चल रहा था जो अब रिक्लासिफाई हो गया फ्लेक्सी कैप में, अपने मल्टी कैप फंड के साथ है बाजार में। तो समझते हैं कि इस मल्टी कैप फंड में स्कीम में आपको क्या खास मिलेगा। इसका एनएफओ अभी खुला हुआ है और मेरे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय। तो हर्षा उपाध्याय से आज हम समझने वाले हैं मल्टी कैप फंड में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सी वो बातें हैं जो जाननी चाहिए। थैंक यू मिस्टर उपाध्याय, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आप लोगों का आपकी ये जो नई स्कीम है मल्टी कैप फंड, इसके बारे में मैं जब इसका प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी तो इसको आपने कहा है त्रिवेणी, संगम ऑफ थ्री, पावर ऑफ थ्री इन वन। तो ये बिल्कुल एक नई कैटेगरी फिर से आ रही है। पहले आप लोगों ने एक हिट मल्टी कैप दिया, अब आप सबसे बड़ी फ्लेक्सी कैप फंड को चला रहे हैं। तो इस मल्टी कैप स्कीम में आप क्या अलग देने की कोशिश करेंगे, क्या इसकी खासियत होगी? जैसा आपने बताया, ये तो त्रिवेणी संगम है। इक्विटी मार्केट के 3 सेगमेंट्स होते हैं जो ब्रॉडली इन्वेस्टर्स देखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और इस फंड में ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं उसमें कम से कम 25% का इन्वेस्टमेंट्स होंगे। तो उस हिसाब से ये जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है इस फंड से, वो निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इन्वेस्टर्स जो ट्राई करते हैं टाइम करने का मार्केट को, जैसे कि मिड कैप कब चलेगा या लार्ज कैप कब चलेगा, लेकिन हमें पता है कि जैसे मार्च 2020 मार्केट का लो था, अगर आप लास्ट 1-2 साल का देखेंगे, बट बहुत ही कम इन्वेस्टर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्चुअली इन्वेस्ट कर पाए। और वो टाइमिंग कभी होता नहीं है, इन्वेस्टर से नहीं होता है, एक्सपर्ट से नहीं होता है। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेना बेहतर है और इस फंड में वो डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि 25% मिनिमम ये तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट होगा और बाकी जो 25% होगा वो डायनामिकली लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में मॉडल के हिसाब से और फंड मैनेजर का जो व्यू रहेगा उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। राइट, तो 25-25-25 जो है वो डेडिकेटेड रहेगा कि लार्ज, मिड, स्मॉल, और जो 25% आखिरी बचता है वो उस पर डायनामिक एलोकेशन रहेगा। पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो पूरी कैटेगरी है अब जो नए डेफिनेशन के साथ आई है, अब इसका कंपैरिजन फ्लेक्सी कैप से होना तय है। आप लोगों ने भी अपने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप में रिक्लासिफाई किया और इसमें कहीं ना कहीं एक कैप लगा दी है कि भाई 25% ही रखेंगे आप, 25-25% की तरह से डिवीजन रहेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस वजह से एक कंसंट्रेशन रिस्क नहीं होने का डर हो सकता है? एक फिक्स्ड एलोकेशन करना है, बाजार जिस तरह से ऊपर नीचे जाता है उसमें वो फ्रीडम नहीं रहेगी फंड मैनेजर को इसमें बदलाव करने की। देखिए, फ्लेक्सी कैप एक अलग कैटेगरी बन चुका है। वहाँ पे अगर आप रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, कोई भी सेगमेंट में, लार्ज या मिड या स्मॉल कैप में 0 से 100% तक जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो 0 to 100 कभी हो नहीं पाता है। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो अभी कोटक फ्लेक्सी कैप फंड कहलाता है, तो उसमें हम 65 से 75% लार्ज कैप का झुकाव रखते हैं और बाकी जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो नया मल्टी कैप कैटेगरी जो सेबी ने दिया है लास्ट ईयर, उसके हिसाब से कोई भी सेगमेंट में 25 से कम हम नहीं रख सकते, 25% मिनिमम रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस फ्लेक्सी कैप से बहुत डिफरेंट होगा मल्टी कैप में। फ्लेक्सी कैप में ज़्यादातर लार्ज कैप का झुकाव रहेगा। मोस्टली सभी जो फंड्स हैं इंडस्ट्री में उनका झुकाव लार्ज कैप की तरफ है। इस फंड में क्या होगा, मिनिमम 25 मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में होगा और उस हिसाब से अगर मिड कैप्स गिर रहे हैं या स्मॉल कैप गिर रहे हैं तभी भी 25% से नीचे नहीं जा सकते। लेकिन इसमें हम उन्हीं इन्वेस्टर्स को आने के लिए बोल रहे हैं जो इक्विटीज को
आगे के 3 साल 5 साल या उससे भी आगे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये सही फंड है, क्योंकि उनको लार्ज कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में डाल के एसेट एलोकेशन करने का जरूरत नहीं है, और इसी फंड में सभी तीनों सेगमेंट्स का मिश्रण मिलेगा, यानी कि त्रिवेणी संगम ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो उस हिसाब से जो लंबी अवधि के लिए जो निवेश करने वाले हैं उनके लिए ये सही डाइवर्सिफिकेशन टूल बोला जा सकता है। अब आशा मुझे ये भी समझाइए कि आप कब ओवरवेट कैसे होंगे एक मार्केट कैप में, क्योंकि एक वो आप लोगों को एक यहाँ पर जो है एक 25% जो है आप डायनामिक एलोकेशन रखेंगे, तो आप एक कैप में ओवरवेट हो सकते हैं। तो ये डिसीजन कब लेंगे, कैसे लेंगे, और मौजूदा बाजार में अगर मैं कहूँ तो वो डिसीजन कैसा होगा जब हम बाजार को देख रहे हैं भागते हुए इस तरह? हमने एक प्रोप्राइटरी मॉडल बना है जिसमें पिछले 15 साल का जो एनालिसिस है उसको डाला गया है, और उसके हिसाब से 2 क्वेश्चंस उस मॉडल से अपने हमारे पास उसके आंसर मिलता है। एक है कि मीन रिवर्जन इंडिकेटर, यानी कि अगर लेमैन्स लैंग्वेज में इसको समझाना है तो इसका मतलब है कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल ट्रेंड से अलग दिख रहा है। यानी कि कोई एक सेगमेंट बहुत अच्छा हो गया वैल्यूएशन के हिसाब से या बहुत महंगा हो गया वैल्यूएशन के हिसाब से, वो पॉइंट ऑफ टाइम वहां से मिलता है। जब वो मिल गया, मान लीजिए कि मिड कैप में ओवरवेट जाने का इंडिकेशन मिल गया मॉडल से, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कब तक उस ओवरवेट पोजीशन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि सिर्फ ओवरवेट लेने से आपका फंड का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, आपको उसी हिसाब से एग्जिट भी करना पड़ेगा वो ओवरवेट पोजीशन एट सम पॉइंट। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि मोमेंटम कहाँ तक बना रहेगा और कब तक वो ओवरवेट सिचुएशन को कंटिन्यू करना है, ये आंसर भी हमें मॉडल से मिलता है। जब हम मॉडल यूज कर रहे हैं, मुझे ये बताना जरूरी है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगला वीक या अगला महीना क्या होगा मिड कैप में या स्मॉल कैप में। जब हम एक कॉल लेंगे ये थोड़ा लंबा कॉल होगा। अगर आप एक एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि एक एग्जाम्पल मार्च 2020 जब मार्केट सबसे नीचे वैल्यूएशन पे गया था, मॉडल में स्मॉल कैप का ओवरवेट का एक इंडिकेशन आया। तो यानी कि ये जो लॉन्ग टर्म अप्स एंड डाउन्स है मार्केट का, उसको कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं मॉडल से। जो सितंबर महीने में क्या होगा या अक्टूबर महीने में क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, उसमें कोई मॉडल का जरूरत नहीं है। उसमें फंड मैनेजर खुद ही जो रेंज अवेलेबल होगा उसमें ऊपर नीचे कर सकता है। तो इस मॉडल का यही है कि जो 25% तो मिनिमम आपने तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी 25 को कैसे ऊपर नीचे करना है। और ये कभी हो सकता है कि 3 साल में एक बार, 2 साल में एक बार चेंज हो, लेकिन वो जब तक वो मोमेंटम बना रहेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और जब मोमेंटम फेड हो जाता है या अंडर वैल्यूएशन ब्रिज हो जाता है, फिर हम लार्ज कैप में आ जाएंगे। तो इसीलिए इसका जो बेस एलोकेशन अगर बोला जा सकता है तो वो है 48 26 26। लार्ज कैप में 48, 26 मिड कैप, 26 स्मॉल कैप। हम इसलिए 26 बोल रहे हैं क्योंकि अगर 25 ही रखेंगे, एवरीडे जो मार्केट का मूवमेंट अप एंड डाउन होगा उसमें हमें फिर रीबैलेंस करना पड़ेगा, जो कॉस्ट इनएफिशिएंसी ले आता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा उससे ऊपर रखेंगे 26%। और जैसे कि मार्च 2020 हो या अगर मिड कैप का मैं ओवरवेट का बात करूं तो सितंबर 2019 वाज वन पीरियड, तो उस हिसाब से वो 26 हायर लेवल पे जाएगा और उसके साथ 48 जो लार्ज कैप है वो उतना ही कम होगा। ये इस मॉडल का जिस्ट है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अभी का जो बाजार हम देख रहे हैं, इसमें इस मल्टी कैप फंड को आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या व्यू रखते हैं, और इस बाजार में किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी इस तरह के फंड में? देखिए, स्ट्रैटेजी तो वही रहेगी कि 25% मिनिमम तो तीनों में आ गया, और उसके बाद जो मॉडल में रेंज आएगा, जैसे कि लार्ज कैप के लिए हो या मिड कैप के लिए हो, वो हम मैनेज करेंगे। और उसके बाद उस रेंज में कौन से सेक्टर्स को चुनना है वो तो फंड मैनेजमेंट टीम का डिसीजन होगा। और जैसे कि अगर आप मार्केट देखेंगे, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे लार्ज कैप ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंकिंग टीम में रहना है या फाइनेंशियल सर्विसेज में रहना है या ऑटोमोबाइल्स में रहना है, ये सब सेक्टर्स में लार्ज कैप स्टॉक्स ज़्यादातर हैं।
लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट होम बिल्डिंग सेक्टर जो है वहाँ पे अगर आपका ध्यान है कि वो अच्छा बेहतर करेगा, तो जो जितने भी स्टॉक्स हैं उस सेक्टर में वो सब मिड कैप और स्मॉल कैप में। सिमिलरली अगर आपको रूरल प्ले देखना है, फर्टिलाइजर्स या एग्रोकेमिकल्स, वो भी ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर पॉजिटिव व्यू जो है वो थीम में लार्ज कैप ही अवेलेबल है तो वो लार्ज कैप में जाएंगे। अगर दोनों रहेंगे तो दोनों में से हम चुनेंगे कुछ स्टॉक्स। अगर हो सकता है कि जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर्स या एग्रोकेमिकल्स हैं, वहाँ पे लार्ज कैप तो है ही नहीं, तो सब मिड और स्मॉल कैप है। अगर हमारा व्यू फर्टिलाइजर्स या एग्रोकेमिकल्स में अच्छा है तो हमारा जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स होंगे वो मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो इस हिसाब से हम डिपेंडिंग ऑन द थीम ऑफ इन्वेस्टमेंट वो लार्ज कैप में रहेगा या मिड कैप में रहेगा, हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, अगर इस तरह से सिर्फ 25% रखना है तो क्या एक फंड मैनेजर, मुझे पता है कि ये सेबी ने ही कहा है कि ये ऐसी ही क्लासिफिकेशन होगी, पर क्या फ्लेक्सी कैप को आपको लग रहा है कि एडवांटेज रहेगा और इसमें फंड मैनेजर थोड़ा सा जो है वो बंध जाएगा कि मुझे इतना ही एलोकेशन रखना है? आपने बताया कि आप 26 तक रखेंगे, 25 मिनिमम है, लेकिन वो बंध जा रहा है, क्या फंड मैनेजर्स में थोड़ा सा बंध जाएगा? देखिए दोनों दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। फ्लेक्सी कैप कुछ मार्केट कंडीशंस में अच्छा करेगा, मल्टी कैप दूसरे कुछ मार्केट कंडीशंस में अच्छा करेगा। हम ये दोनों कैटेगरी को हर बार कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आपने क्लियरली बताया, अगर मिड कैप्स और स्मॉल कैप गिरने लगते हैं, हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेहतर करे क्योंकि वहाँ पे लार्ज कैप का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको टाइमिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आज फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, आगे जाके उसको मिड कैप फंड में कन्वर्ट किया, बाद में जाके लार्ज कैप फंड में लेके आए। ये सब करने का जरूरत नहीं है। और आप एक फंड लेके उसमें लार्ज और मिड और स्मॉल तीनों का त्रिवेणी संगम जो होता है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से हाँ, वोलेटिलिटी के हिसाब से शायद मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि 25% तो दोनों मिड एंड स्मॉल में हर बार रहेगा और उसमें अगर वोलेटिलिटी है तो इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका निवेश लंबी अवधि के लिए है तो उस हिसाब से इसका एक्सपीरियंस जो है वो बेटर रहेगा क्योंकि इसमें हर बार आपको टाइमिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राइट। और इसका डिप्लॉयमेंट अब मुझे बताइए कैसे करेंगे आप लोग इस तरह के बाजार में? क्या अभी थोड़ा सा आप डिप्लॉयमेंट स्टैगर्ड वे में करेंगे इस स्कीम को जब लॉन्च करेंगे, तो उसके बारे में कुछ आइडिया हमें दे सकते हैं आप? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर निवेश करने वाले को अगर मार्केट के वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा चिंता है या उनको स्टैगर्ड वे में करना है, वो तो अवेलेबल है। वो लमसम भी डाल सकते हैं, एसआईपी या एसटीपी के द्वारा भी यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर फंड मैनेजमेंट का अगर आप पूछते हैं तो हमें 30 दिन का टाइम मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए। जो एसेट एलोकेशन पैटर्न जो बोलते हैं, अपना स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में जो दिया रहता है, जो जिस कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं इसमें 25-25-25 यानी कि 75% का जो मिनिमम एसेट एलोकेशन है वो 30 दिन में करना होता है। अगर किसी रीजन से हम नहीं कर पाते, यानी कि एलोकेशन करने के टाइम इम्पैक्ट आ रहा है या मार्केट का वैल्यूएशन हमें बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट कमिटी में जाके इसका एक्सटेंशन ले सकते हैं और वो एक्सटेंशन जितना मिलता है उस हिसाब से फिर वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि निवेशक के लिए भी ऑप्शन है, लमसम करे या एसआईपी या एसटीपी करे, और उसी हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर को भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि 30 दिन में कंप्लीट करे या लंबी अवधि में। तो अभी के मौजूदा माहौल में क्या लग रहा है, आप एक साथ करेंगे या फिर थोड़ा सा इसे स्टैगर्ड करेंगे आप लोग? देखिए प्रियंका जी, वो तो फॉरवर्ड गाइडेंस देने का बात हो गया जो हम नहीं दे सकते। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो जुडिशियसली हम देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उस हिसाब से जो अच्छा लगेगा हमारे हिसाब से सभी इन्वेस्टर्स को, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आज यदि मैं रैप अप करूं उससे पहले, अभी के बाजार में कौन से वो थीम है जो आपको लग रहे हैं जिनमें पोटेंशियल आप देख रहे हैं आने वाले समय में? सेक्टर्स, थीम? देखिए सभी सेक्टर्स एक बार तो जो मार्च 2020 या उस क्वार्टर का जो लो था वहां से अच्छा खासा रिटर्न्स दे दिए हैं। हमें लगता है कि अब अगर आप आगे के 1-2 साल देखते हैं तो डोमेस्टिक जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सीमेंट हो गया,
इस सब में अगर कोविड का तीसरा या अगला डिसरप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और उस हिसाब से वैल्यूएशन में भी री रेटिंग का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप आईटी या एफएमसीजी देखेंगे, ये दोनों सेक्टर्स अच्छे किए फिलहाल लास्ट 1 साल में, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगा हुआ है मार्केट के हिसाब से। और जो आईटी या एफएमसीजी सेक्टर के जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है उसके बराबर उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा यही मानना है कि डिफेंसिव रखने के लिए आईटी और एफएमसीजी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2-3 साल में इकोनॉमिक मोमेंटम को रिवाइव होते हुए और देख रहे हैं तो साइक्लिकल सेक्टर्स में रहना चाहिए। तो हमारे जो इक्विटी फंड्स है कोटक म्यूचुअल फंड, सभी फंड्स यही एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में अभी इन्वेस्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच हर्षा उपाध्याय, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए और समझाने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी गुड लक विथ योर न्यू स्कीम। जिस तरह से हिट स्कीम कोटक म्यूचुअल फंड देती रही है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर भी कामयाबी मिले। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ है प्रेसिडेंट और सीईओ इक्विटी कोटक म्यूचुअल फंड के हर्षा उपाध्याय। क्लियरली एक मैसेज जो मिल रहा है वो ये कि मल्टी कैप फंड में अगर आप सोचते हैं कि स्कीम में आपको निवेश करना है तो ये ध्यान रहे कि आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। 3 से 5 साल के नजरिए से ही आप मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। और अगर मनी 9 में इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इससे आपको मदद मिलती है, तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।